तो दुनिया में बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जिनको एक उचित वर्ग में विभाजित करना बहुत आवश्यक होता है, जिससे हम उन्हें मार्फोलॉजिकल एवं भौतिक संरचना के बारे में अध्ययन कर सके। तो मैं दीपक कुशवाहा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जंतु जगत एनिमल किंगडम। तो चलिए देखते हैं कि एनिमल किंगडम होता क्या है और इसके अंतर्गत हम जो कि निम्न से लेकर उच्च वर्ग के जो प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं कि जो जीव है उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, किस बेसिस पे किया गया और किस तरीके से किया गया। तो यदि हम देखते हैं कि कोई भी जीव है उसका जो वर्गीकरण किया जाता है तो उसका कोई ना कोई आधार होता है, कोई ना कोई बेस होता है, जिसके आधार पर हम, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उन जीवों को अध्ययन करते हैं, उनके भौतिक एवं कार्य की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, जंतु जगत, जिसको हम बोलते हैं एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम का जो पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, यानी जीवों के वर्गीकरण का आधार। तो जीवों का जो वर्गीकरण होता है उसका आधार क्या होता है और उसको किस बेसिस पे जो है वर्गीकृत किया गया है और किस आधार पर उसके वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो यदि हम देखते हैं कि जो जीव होते हैं उनको किसी न किसी बेसिस पे डिवाइड किया गया है, तो ऐसा क्या हम लक्षण देखें जीवों में, किन आधारों पर हम वर्गीकरण करें जिससे हमें आने वाली कई जनरेशन तक हमें उनके स्टडी में, उनके अध्ययन में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो उनमें से कुछ मौलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। इनमें कोशिका व्यवस्था, ध्यान रखना, कोशिका व्यवस्था का मतलब होता है सेल का अरेंजमेंट। जो कोशिका का अरेंजमेंट होता है वो किस टाइप से होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है शरीर की सम्मिति। शरीर की सम्मिति का मतलब ये होता है कि हमारा जो शरीर है कितने तरह से जो है डिवाइड किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है पाचन तंत्र। अब बोलोगे कि सर पाचन तंत्र का मतलब क्या है, पाचन तंत्र तो सब में पाया जाता है, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यदि आप देखोगे तो यहाँ पर जब हम निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की ओर जाते हैं, जंतु जगत में निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की ओर जाते हैं, तो हमें अलग अलग विभिन्नताएं और अलग अलग विविधताएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक विविधता क्या होती है, पाचन भी होता है। फिर दूसरा क्या है, परिसंचरण। परिसंचरण किसका होता है बेटा, रक्त का परिसंचरण होता है। रक्त का परिसंचरण जो होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है, यानी जो रक्त परिसंचरित हो रहा है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, तो खुले टाइप से हो रहा है कि बंद टाइप से हो रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में फिर अगला क्या है, जनन तंत्रों की संरचना। जो जनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो वेल डेवलप्ड है या नहीं है, जिसके बेसिस में। फिर अगला क्या है, गुहा, सिलोम। सिलोम का मतलब क्या है, यदि मतलब हम किसी भी एनिमल को यदि हम ट्रांसफर रूप से, आधारी रूप से कट करते हैं, विभाजित करते हैं, तो उसमें सत्य गुहा पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, उसके बारे में देखते हैं। आदि प्राकृतिक सम्मिलित है, मतलब जो वर्गीकरण का आधार है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो उनमें से क्या है, पहला है कोशिकीय व्यवस्था, शरीर की सम्मिति, पाचन, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र एवं गुहा आदि पाए जाते हैं। हम किसी भी जीव को इन आधारों पर हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो हमारा यदि पहला जो विभाजन का पहला आधार है कोशिकीय व्यवस्था, मतलब जो होंगे संगठन के स्तर, जिसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम और आप हो गए, हम आप यदि देखते हैं, क्या आपका शरीर एक कोशिका का बना है, बिल्कुल नहीं। आपके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है नहीं, है ना। तो यदि बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं तो आप जो है बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। इसी तरह से कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें केवल सिंगल कोशिका होती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय। फिर उससे और विकसित हुआ तो ध्यान रखना उसमें ऊतक बना, कोशिका से क्या बनता है, ऊतक, तो फिर ऊतक लेवल हो गया। फिर अंग बना,
फिर अंग तंत्र बना। इस आधार पर हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो कोशिकीय स्तर में हम कैसे देखते हैं, तो मान लीजिए कोई भी जीव है, तो यहां पर मान लीजिए यहां पर एक कोशिका है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कोशिका। सिंगल है, अकेले है, तो इसको आप क्या बोलोगे बेटा, कोशिका। जब यहां पर कोशिकाओं का समूह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कोशिकाओं का समूह बन जाएगा, तो अब इसको कोशिका नहीं बोलोगे बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, ऊतक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊतक बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहले क्या है, कोशिका आया, फिर ऊतक आया। ठीक है, फिर जब बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो क्या बनता है, ऊतक तंत्र बनता है, ऊतक तंत्र बनता है। और जब बहुत सारे ऊतक तंत्र बन जाते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो बेटा अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जीवों का डेवलपमेंट की स्टडी है, अध्ययन है, इस आधार पर हम करते हैं। मतलब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो जीव है वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। ठीक है, मतलब पहला जो हमारा विभाजन का आधार है वो कोशिका है। मतलब जो जीव है वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, उसको देखेंगे। फिर यदि हम देखते हैं कि यदि वो डेवलपमेंट कर रहा, विकास कर रहा है, तो उसमें कोशिका बढ़ी है या नहीं। तो मतलब जब कोशिका बढ़ेगी तो किसका निर्माण करेगी बेटा, ऊतक का निर्माण करेगा, यानी जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। किसका निर्माण करेगा, टिश्यू का निर्माण करेगा। ठीक है, यदि ये टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, ऊतक तंत्र का, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। क्या बोलते हैं, टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। और यही जब टिश्यू सिस्टम आगे मिल जाता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। और आगे जो बन जाता है वो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो यही है डिवीजन का आधार। तो इसमें देखोगे यदि प्राणी जगत में सभी सदस्य बहुकोशिकीय हैं, मतलब यदि हम जंतु जगत में बात करते हैं तो सभी जो जीव होते हैं बहुकोशिकीय हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ कि सभी जीव जो है बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन सभी में एक ही तरह की कोशिका नहीं है, अलग अलग टाइप की कोशिका पाई जाती है। जंतुओं में पाए जाने वाले संगठन के विभिन्न स्तरों, ठीक है, की चर्चा नीचे दी गई। कोशिकीय, जिसको बोलते हैं कोशिकीय स्तर, जैसे हम बोलते हैं सेलुलर लेवल, कोशिकाएं बिखरे हुए कोशिका समूहों के रूप में होती है और कोशिका के बीच में श्रम विभाजन होता है, जैसे स्पंज। अब मतलब क्या है यहाँ पर ये है कि जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का। लेकिन एक कोशिका होती है तो एक कोशिका के द्वारा ही शरीर में होने वाले सभी कार्यों को किया जाता है। ठीक है, तो शरीर में होने वाले सभी कार्यों को किया जाता है, मतलब चाहे उत्सर्जन हो, चाहे पोषण हो, चाहे जनन हो, चाहे परिसंचरण हो, तो ये सभी तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो केवल सिंगल कोशिका में होती है। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल दिया है स्पंज। बेटा स्पंज जो होता है ये एक कोशिकीय होता है और इसका संरचना यदि हम देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको इसका स्पंज का स्ट्रक्चर जो है दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से जो संरचना है और इसमें कुछ पोर, इस तरीके से छिद्र जिसको बोलते हैं, वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो छिद्र है इस तरीके से दिखाई देते हैं, इन छिद्र को हम बोलते हैं ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जो स्पंज है तो स्पंज में केवल एक कोशिका के द्वारा संपूर्ण क्रिया होती है, चाहे पोषण हो, चाहे पाचन हो, चाहे सर्जन हो, चाहे श्वसन हो, कुछ भी, एवरीथिंग, सभी क्रियाएं जो होती है केवल सिंगल कोशिका से होती है। समझ में आया? तो इसलिए ये क्या करता है, कोशिकीय स्तर जो है, लेवल ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन प्रदर्शित करता है। मतलब जो है स्पंज जो है क्या करता है, कोशिकी स्तर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकी स्तर का जीवन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे यदि हम देखते हैं तो अगला जो हमारा है, तो यहाँ पर ये देखिए ये स्पंज है। तो स्पंज में यदि हम देखते हैं तो सबसे ऊपर जो है एक मुंह है, जो ऊपर ओपनिंग है। तो यहाँ पर जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्कुलम बोलते हैं। ऑस्कुलम ये समझा चुका हूं आपको। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है बेटा, इसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्कुलम, ऑस्कुलम बोलते हैं। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे से जो छिद्र हैं उनको हम बोलते हैं ओस्टियम। क्या बोलते हैं, ऑस्टियम। और इसमें जो कलिका है इसको हम बोलते हैं, बड को हम क्या बोलते हैं, कलिका बोलते हैं। बड को क्या बोलते हैं, कलिका बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जब यदि हम इसको क्या करते हैं, स्पंज को कट करते हैं, काटते हैं, बीच से काटते हैं, तो हमें जो है इसके अंदर एक गुहा मिलती है। उस गुहा को हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं। स्पॉन्जोसील गुहा पाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो क्या होता है, एक नाली जैसे, नली जैसा ट्रैक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, उसको हम बोलते हैं कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कैनाल बोलते हैं, कैनाल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे से जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं रूट फिट। क्या बोलते हैं, रूट ट्यूब फिट, रूट ट्यूब फिट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो है कौन सा, ये है क्या, स्पंज है। क्या है बेटा, स्पंज का स्ट्रक्चर आपको दिखा है। और ये स्पंज जो है एक ऐसी संरचना को प्रदर्शित कर रहा है जिसमें क्या कर रहा है, सिंगल कोशिका, एक कोशिका से पूरा लाइफ साइकिल क्या होता है, सर्कुलेट होता है, चलता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे यदि हम देखते हैं तो ऊतक स्तर, मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा विकास हुआ कि कोशिका जो है ऊतक में कन्वर्ट हुई। मतलब जब एक या एक से अधिक कोशिकाएं मिल जाती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, ऊतक स्तर। मतलब यहाँ पर जो जीव होगा उसमें केवल ऊतक होगा, कोशिका तो होगी लेकिन कोशिका के साथ साथ कोशिकाओं का समूह होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। और ये ऊतक क्या करता है, उसके एक पूरे काया यानी शरीर का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। यहां पर यदि आप देखोगे कि यहां पर एक सिंगल सेल है, जब कोशिकाओं का समूह मिला, क्या मिला है, ऊतक। अब जब बहुत सारे ऊतक मिला, ऑर्गन मिला। जब बहुत सारे ऑर्गन मिले तो ऑर्गन सिस्टम मिला। और जब ऑर्गन सिस्टम मिल गया तो किसका फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर अभी तुम्हें कोशिका से ऊतक बताया गया है कि कोशिका से ऊतक में ये परिवर्तन हुआ है। यदि यहाँ पर देखते हैं तो समान प्रकार की कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक के रूप में समान कार्य करती हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जब बहुत सारी एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित हो जाती हैं तो किसका फॉर्मेशन करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये जो ऊतक होता है बेटा, ये क्या काम करता है, ऊतक जो होता है क्या करता है, एक साथ एक तरह के कार्य को क्या करता है, संपादित करता है, यानी कंप्लीट करता है। कैसे करता है, तो देखिए मान लीजिए हमारे ये हैंड है, हाथ में जो टिश्यू है, कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ये ऊतक बनाया। अब इसमें एक ही प्रकार की ऊतक कोशिकाएं पाई जा रही हैं, तभी तो एक तरह की एक जैसी संरचना दिखाई दे रही। और यदि ऐसा नहीं होता तो क्या हमारा ये हैंड जो है, हाथ जो है, एक जैसा दिखाई देता? बिल्कुल नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि कोशिकाएं अलग अलग हैं, और कोशिकाएं अलग अलग होती तो हमारे शरीर की संरचना भी हर जगह, हर बॉडी पार्ट डिफरेंट टाइप का दिखाई देता। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ये क्या करती है, एक तरह के फंक्शन प्ले करती है, प्रदर्शित करती है। इसमें जो है सिलेंट्रेटा में आने वाले
ध्यान रखना, सिलेंट्रेटा वर्ग में जो जीव आते हैं उनमें इन जंतुओं की कोशिकाओं की व्यवस्था जो होती है अधिक जटिल होती है। जटिल का मतलब होता है कठोर होती है, और इनमें क्या होता है, ये यहाँ पाया जाता है सिलेंट्रेटा। तो ध्यान रखना, इसके पहले जो आपने देखा है ऊतक स्तर, यहां पर जो देखा है ऊतक स्तर बेटा, तो यहां पर ऊतक स्तर कौन प्रदर्शित करता है, स्पंज। तो स्पंज जो होता है तो एक वर्ग होता है जिसका नाम है पोरीफेरा। क्या नाम है बेटा, पोरीफेरा। तो यहाँ पर जो स्पंज होता है तो ये कौन सा वर्ग प्रदर्शित करता है, तो पोरीफेरा जो होता है, पोरीफेरा जो वर्ग का जीव होते हैं वो एक कोश के जीवन को प्रदर्शित करते हैं। यहीं पर जो है ऊतक स्तर को प्रदर्शित करने वाले जो जीव होते हैं वो सिलेंट्रेटा में पाए जाते हैं। तो सिलेंट्रेटा वर्ग के जो जीव होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं, ऊतक स्तर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया। मतलब उनका शरीर जो होता है केवल कोशिका और ऊतकों से मिलकर बना होता है, उनमें किसी भी प्रकार के ऊतक तंत्र नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा जो होता है, क्या होता है बेटा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा जो होते हैं ये क्या करते हैं, ध्यान रखना, कोशिका और ऊतक स्तर को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब जो सिलेंट्रेटा होते हैं केवल कोशिकीय स्तर और ऊतक स्तर को को प्रदर्शित करते हैं। मतलब इनमें जो होता है, इनमें जो होता है, किनमें, इन्हें सिलेंट्रेटा में क्या नहीं पाया जाता है, एक चीज का याद रखिएगा। तो यहां पर क्या नहीं पाया जाता है, पूर्ण विकसित अंग तंत्र अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, पूर्ण विकसित अंग तंत्र क्या होता है बेटा, अनुपस्थित होता है। मतलब इनमें कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता है, केवल जो होता है ऊतक तंत्र पाया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो ऊतक तंत्र समझ में आया। तो ऊतक तंत्र क्या करता है, मतलब ऐसे जीव जिनका शरीर केवल ऊतक से मिलकर बना होता है, अंग नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊतक तंत्र या ऊतक स्तर, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्या है, ऑर्गन। अगला क्या है बेटा, ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब होता है अंग। ठीक है, तो अभी आपको हमने बताया कि कोशिका, जिसको हम बोलते हैं सेल, सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। अब बेटा ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये कई सारे कोशिकाओं का, कई सारे अंगों का समूह है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो जीव का विकास है वो किधर से किधर की ओर जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि जीव का विकास कोशिका से ऊतक तक गया और ऊतक से अब अंग तक पहुंच सका है। मतलब यदि हम देखें बेटा तो हम में देखने को ये मिल रहा है कि हमारे जीवों का जो जीवन की उत्पत्ति जो हुई है वो सिंगल कोशिका से बहुकोश की ओर हुई है। मतलब हमारे पृथ्वी पर पहले आने वाले, सबसे पहले आने वाले जो जीव हैं वो एक कोश के जीव हैं। तब उनका मॉडिफिकेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उद्विकास हुआ, तो वो किसमें परिवर्तित हो गए, बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है। ठीक, तो विभिन्न ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं, जैसे प्लेटीहेलमिन्थ्स के सदस्य। तो जो प्लेटीहेलमिन्थ्स के सदस्य होते हैं उनमें क्या होता है, ऊतक तंत्र पाया जाता है या ऊतक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब प्लेटीहेलमिन्थ्स आपने देखा होगा, जो चपटे कृमि इनको बोलते हैं, इनका शरीर कुछ इस तरीके से चपटा होता है, इस तरीके से चपटा होता है।
तो इनका जो आउटर पार्ट होता है और इनर पार्ट बाहर वाला भाग होता है, ये इस तरीके से होता है। तो इनको हम बोलते हैं प्लेटी हेलमेट। प्लेटी का मतलब होता है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। तो इनका जो शरीर होता है वो कैसे होता है? ऊतक स्तर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को प्रदर्शित करते हैं। मतलब इनका शरीर जो होता है केवल ऊतकों से मिलकर अंग तक पहुंचाते हैं। अब अंग में यदि आप देखोगे तो केवल ये किसमें पाया जाता है? केवल अंग पाया जाता है, अंग तंत्र नहीं पाया जाता, मतलब प्लेटी एलिमेंट्स में पाया जाता है। ठीक है। तो पोरीफेरा में टिश्यू लेवल, सिलेंट्रेटा में आपने देखा कि किसके लेवल है, सॉरी पोरीफेरा में सेलुलर है ना, पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा में आप देख रहे हैं टिश्यू लेवल है ना। फिर आप देख रहे हो आगे किसमें, पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा प्लेटी एलिमेंट्स में क्या है, किसमें है, किस स्तर पे है बेटा? अंग स्तर पे है। किस अंग स्तर पे है? अंग का निर्माण करता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? हम उसके बाद यदि हम देखते हैं अंग तंत्र, अंग तंत्र की यदि हम बात करते हैं तो आप सभी, हम सभी, आप भी जो देख रहे हो और हम सभी में जो होता है अंग तंत्र पाया जाता है। कैसे पाया जाता है बेटा? तो देखिए, जैसे ये हमारा नाक है तो नाक का काम होता है रेस्पिरेशन करना, यानी श्वसन करना। माउथ का काम होता है खाने को खाना, चबाना और डाइजेस्ट करना, मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ये क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। यहाँ पर ये कान दिए हुए हैं, इनका काम होता है सुनना, मतलब इसमें सुनने का काम करता है। ठीक है। अंदर टंग है, टंग का काम होता है टेस्ट करना। ठीक है। फिर उसके बाद जो भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, उन जैविक क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर में जो इफेक्ट हो रहे हैं, प्रभाव हो रहे हैं, है ना। तो जो जैविक क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही है, तो हर जैविक क्रिया को करने के लिए वो अलग अलग ऑर्गन, अंग जो है इन्वॉल्व है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में कई सारे अंग तंत्र पाए जाते हैं, इसलिए बोला गया है अंग तंत्र। ठीक है। तो अंग तंत्र यानी जो ओरिजिन ऑफ लेवल है वो क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। संबंधित अंग आपस में जुड़कर कार्यात्मक तंत्रों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। तो बेटा आप जो है किसमें आते हैं? कॉर्डेटा में आते हैं। तो कॉर्डेटा में आते हैं मतलब क्या होता है? कशेरुक उपस्थित होती है। तो वो शब्द जो किसी के सुनने पे, किसी पे बोलने पे आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट फील कराता है, तो वो ये वर्ड है। आप देख रहे हो कि आपके शरीर में अंग तंत्र है। ठीक है। अंग तंत्र का मतलब होता है कई सारे कार्यों को करने के लिए। मतलब आप देख रहे हो, आप जीव हो, एक जंतु हो, एनिमल हो, ठीक है, जिसको आप शुद्ध हिंदी में बोलते हो जानवर हो। लेकिन जानवर में भी कौन से जानवर हो? कॉर्डेट्स हो। कौन से हो? कॉर्डेट्स हो। कॉर्डेट्स में भी क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं। क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं। मैमल का मतलब होता है स्तनधारी। क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। और स्तनधारियों में भी कौन से होते हैं? मनुष्य होते हैं, क्योंकि स्तनधारी भी कई सारे होते हैं। तो स्तनधारी जीवों में भी क्या होते हैं? मनुष्य होते हैं, ह्यूमन होते हैं। मतलब आप एक तरह से क्या हो? जंतु हो, एनिमल हो। लेकिन कौन से एनिमल हो? सबसे विकसित प्राणी हो, सबसे विकसित जो है जीव हो। समझ में आया कि नहीं है? तो अंग तंत्र में आपको समझ में आ गया कि जो कोशिका है, कोशिका किसमें कन्वर्ट होती है? टिश्यू में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। ऊतक के बाद जो है अंग बोलते हैं। अंग के बाद जो है अंग तंत्र बोलते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं है? पक्का। चलिए आगे बात करते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप देखते हो, आज यदि आप खाना खाते हो तो जो खाना खाए हो डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन का काम कौन करता है? हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक करता है। तो आपके शरीर में कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम हैं, वो आप कमेंट में हमें बताएंगे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स क्या है, शामिल है। ठीक है। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब पाचन तंत्र भी जो है दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। इसको भी, पाचन तंत्र को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो वर्ग है? एक है अपूर्ण पाचन और एक क्या है? पूर्ण पाचन।
अपूर्ण पाचन का मतलब होता है जिसमें कंप्लीट पाचन नहीं हो, कंप्लीट जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो नहीं होता है, ठीक है। और कंप्लीट में जो है मतलब पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। अब पूरा होने का और ना होने का मेन रीजन क्या है, तो जैसे देखो माउथ से लेकर एनस तक यदि पार्ट होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। यदि माउथ है लेकिन एनस वाला पार्ट नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी अपूर्ण पाचन तंत्र। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि विभिन्न प्राणी समूह में अंग है ना, अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए प्लेटिहेलमिन्थ्स, किसमें हम बात कर रहे हैं, प्लेटिहेलमिन्थ्स। अर्थवॉर्म भी इसी तरह से होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, जिसमें एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख, माउथ व गुदा दोनों का कार्य करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना, मतलब ये हुआ है कि ये ऐसा पाचन तंत्र है जिसमें भोजन को खाने के लिए भी और पाचन के बाद उसको बाहर निकालने के लिए केवल एक ही ओपनिंग होती, एक ही पूरे शरीर में होल होता है, पोर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अपूर्ण पाचन तंत्र बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। पूर्ण पाचन तंत्र में क्या होता है, हम ही बताया कि माउथ से एनस दो बाह्य द्वार होते हैं, जैसे मुख तथा गुदा। मुख का मतलब होता है गोदा माउथ, और गुदा का मतलब होता है एनस। अब यहाँ पर यदि आप इस चित्र में, इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे तो ये एक जो है ह्यूमन का जो है डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपको दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके, माउथ के, मुंह, ये माउथ है, मुख। तो मुख से हम क्या करते हैं, किसी भी फूड पार्टिकल को इनटेक करते हैं, खाना को बाहर अंदर, बाहर से अंदर इनटेक करते हैं, ठीक है। अब ये खाना जो है मुख से यहाँ पर पाइप के थ्रू चला आता है, कहां पर, इस तक, स्टमक में, जिसको हम बोलते हैं आमाशय में। अब जो है यहाँ पर ये जो भोजन है कहाँ गया, आमाशय में, लेकिन मुंह से आमाशय तक लाने का काम क्या करता है, आहार नाल। कौन काम करता है, आहार नाल काम करता है। अब ये आमाशय में भोजन का क्या होगा, भोजन को आमाशय में पीसा जाता है, पीसा जाना। यहाँ पर जो भोजन है उसको आमाशय में क्या किया जाता है, पीसा जाता है, ठीक है। उसके बाद भोजन में जो होता है लीवर से आने वाले और पैंक्रियास से आने वाले जो है पाचक एंजाइम को मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, पाचक एंजाइम को। समझ में आया कि नहीं है। अब ये पाचक एंजाइम कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। छोटी आंत से ये कहां जाएगा, कोलॉन में जाएगा। कोलॉन से कहां जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम बोलते हैं बड़ी आंत। और उसके बाद यहां पर एनस, जिसको हम बोलते हैं गुदा। तो बेटा यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि दो ओपनिंग इसमें दिखाई दे रही है। दो ओपनिंग कौन कौन से दिखाई दे रही है, एक क्या दिखाई दे रहा है, एनस, और एक दिखाई दे रहा माउथ। तो मुख में जो है यहां पर क्या होता है, खाद्य को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, ठीक है। और एनस का काम होता है, गुदा का काम क्या होता है, पचित भोजन को शरीर से बाहर करना, ठीक है। तो ये किसका काम है बेटा, एनस का काम है। इसी तरह से यहां पर यदि आप देखोगे तो रैबिट जो है उसका है, रैबिट यानी खरगोश का है। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो इसका भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिल्कुल ह्यूमन जैसा है, मतलब इसमें भी जो है पूर्ण पाचन तंत्र है, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, पाचन तंत्र उपस्थित। ठीक है बेटा, इन्हीं चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे यदि हम देखें
तो इसी का दूसरा यहाँ पर जिसमें आप देखोगे जेली फिश जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर देखोगे तो जो जेली फिश होती है इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। इसमें जो होता है स्टमक और स्टमक के साथ माउथ और एनस। तो इस डायग्राम को यदि देख पा रहे होगे तो यहाँ से भोजन जो होता है इंटर करता है, यहाँ से पोषण जो है, यहाँ से भोजन जो है इसमें इंटर करता है और पाचन के बाद यहीं से बाहर आ जाता है। इसलिए यहाँ पर ये पार्ट क्या करता है, माउथ यानी मुख और गुदा दोनों का कार्य करता है। तो बेटा ये किसमें देखने को मिलता है, ये जेली फिश में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो है दोनों मतलब ओपनिंग जो है एक ही साथ होती है, मतलब खाने को अंदर करना और पाचन के बाद बाहर करना दोनों एक ही द्वार से, एक ही छिद्र से होता है। तो इस तरीके से पाचन को हम क्या बोलेंगे, अपूर्ण पाचन। मतलब ये जो है अपूर्ण पाचन को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है बेटा, अपूर्ण पाचन को। किसको, अपूर्ण पाचन को। अब इसी तरह से दूसरा है जिसका नाम है राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म का मतलब क्या होता है, गोल कृमि। राउंड वॉर्म का मतलब क्या होता है, गोल कृमि। ठीक है, अब ये जो गोल कृमि होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या कंप्लीट होता है, तो इसमें यदि आप देखोगे तो इसमें माउथ मतलब जिसको हम बोलते हैं मुख, और इसमें एनस दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, मुख और एनस दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मुख से भोजन को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। एनस से क्या होगा, पाचन के बाद शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसका काम क्या होता है बेटा, कंप्लीट पाचन। यानी जो राउंड वॉर्म होता है, गोल कृमि होता है, किसको दर्शाता है, पूर्ण पाचन को दर्शाता है। किसको पूर्ण दर्शाता है, पूर्ण पाचन तंत्र को। तो ये किसको दर्शाता है बेटा, पूर्ण पाचन तंत्र को प्रदर्शित करता है। इसके बाद यदि हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। यदि हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, तो परिसंचरण का मतलब होता क्या है। तो बच्चा यदि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परिसंचरण तंत्र की, तो हमारे शरीर में यदि आप देखोगे तो हमारे शरीर में रक्त को परिसंचरित करने के लिए, पूरे शरीर में भेजने के लिए क्या पाया जाता है, रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं धमनी और शिराएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, यानी जो परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक जो है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा जो है बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो इस परिसंचरण तंत्र में रुधिर को हृदय से बाहर पंप किया जाता है। ठीक है, एवं कोशिकाएं तथा ऊतक में से डूबे रहते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पर रक्त जो होता है हृदय से ऊतक एवं कोशिकाओं तक जाता है और कोशिकाओं से ये फिर से हृदय में जाता है। ठीक है, तो जहां से आया फिर से वहीं पर पहुंच गया। तो इस परिसंचरण तंत्र को हम क्या बोलेंगे, ऊतक, यानी जिसको हम बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो इस परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिकाओं का एक श्रृंखला द्वारा रुधिर का परिसंचरण होता है, जो भिन्न व्यास की होती है। उदाहरण धमनी, शिरा तथा कोशिकाएं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो रक्त है बंद में, तो रक्त जो होता है वो कहाँ जाता है बेटा, हृदय में जाता है। हृदय से रक्त कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है। फेफड़े से रक्त कहाँ जाता है, फिर से हृदय में जाता है, और हृदय से फिर से कहाँ जाता है, शरीर में जाता है। तो इस तरीके से रक्त का क्या हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है। और इस रक्त को परिसंचरित करने के लिए, इस रक्त को परिसंचरण कराने के लिए इनमें दो प्रकार की रक्तवाहिकाएं पाई जाती हैं। उन दोनों प्रकार की रक्तवाहिकाओं को हम क्या बोलते हैं, धमनी और शिरा।
क्या बोलते हैं बेटा? धमनी एवं सिरा। तो ये जो धमनी और सिरा होती है, ये ऐसे रक्त वाहिकाएं होती हैं जिनमें जो होता है रक्त का बहाव चलता रहता है। तो चलिए हम इसको आगे डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर ये दो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र और इसको हम बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे कि जो खुला परिसंचरण होता है, जो खुला परिसंचरण होता है तो क्या होता है? खुला परिसंचरण जो होता है तो यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या है? हृदय है, हार्ट जिसको बोलते हैं। तो हृदय जो होता है कहां जाता है? हृदय से रक्त कहां जाता है? ऊतक में। यहां पर ये क्या है? ऊतक, या जिसको हम बोलते हैं कोशिकाएं। ठीक है। तो रक्त जब कहां से? हृदय से, हार्ट से ऊतक में, और ऊतक से फिर से कहां चला जाता है? हार्ट में चला जाता है। तो इस परिसंचरण को हम क्या बोलते हैं? खुला परिसंचरण बोलते हैं। यहां पर दूसरा जस्ट अपोजिट यदि आप देखोगे, जिसको हम बोलते हैं बंद परिसंचरण। तो यहां पर बंद परिसंचरण में यदि हम देखते हैं तो जो रक्त होता है, क्या बेटा? रक्त जो होता है वो कहां से? हृदय से कहां जाता है? ध्यान रखना, हृदय से कहां जाएगा? धमनियों के द्वारा। ठीक है। धमनियों के द्वारा कहां गया? या सॉरी, सिराओं के द्वारा जो होता है, सिरा के द्वारा कहां गया? शरीर में, लंग्स में, सॉरी। अब यहां पर यदि आप देखोगे तो क्या है? डबल जिसको हम बोलते हैं बंद परिसंचरण। तो यहां पर हृदय से रक्त जो होता है, आर्टरी जिसको हम बोलते हैं धमनी, आर्टरी को हम क्या बोलते हैं? धमनी, और सिरा वेन्स को हम बोलते हैं सिरा। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो हृदय से जो रक्त है आर्टरी के थ्रू, धमनियों के थ्रू कहां जाता है? शरीर में, जिसको हम बोलते हैं ऊतक एंड कोशिका। और ये ऊतक और कोशिका से फिर से सिराओं के द्वारा हृदय में जाता है। तो इस परिसंचरण को हम क्या बोलते हैं? बंद परिसंचरण। तो यहां पर रक्त देख रहे हो, तो यहां पर छोटी छोटी सी ये जो है आपको दिख रही हैं, इसको हम बोलते हैं रक्त वाहिकाएं। तो ये रक्त वाहिकाएं जो होती है, वो रक्त वाहिकाओं के द्वारा ही हमारे संपूर्ण शरीर में, पूरे बॉडी पार्ट में क्या करता है? ब्लड सर्कुलेट होता है, परिसंचरित होता है। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो ये बेटा कौन सा हुआ? खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण जिसको हम बोलते हैं। तो आप खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण में देखा कि जो रक्त का बहाव है, रक्त का परिसंचरण है, वो रक्त वाहिकाओं मतलब धमनी और सिराओं के द्वारा संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होता है। अब इसी का दूसरा यदि आगे हम देखते हैं तो आगे है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है सम्मिति। अब सम्मिति क्या होती है? तो सम्मिति का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम कितने तरीके से काट सकते हैं, है ना? तो इसका डिवीजन हम जो है कितने तरीके से कर सकते हैं। तो यदि हम इसको बीच से करते हैं तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं द्विसम्मिति। क्या बोलते हैं? द्विसम्मिति। यदि हम यहां से डिवाइड करते हैं तो ये भी दो भागों में डिवाइड होगा। ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये बराबर भागों में डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पर भी सेम चीजें हैं कि जो सम्मिति है ये जीवों के विभाजन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। मतलब कोई भी जीव है उसको हम कितने तरीके से विभाजित कर सकते हैं। जैसे प्राणियों के सम्मिति के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जा सकता है यह निम्न प्रकार। जैसे आप जो है एसिमेट्री, पहला क्या है? एसिमेट्री, जिसको हम बोलते हैं असम्मित। ठीक है। मतलब एसिमेट्री का मतलब होता है कि जब हम किसी भी जीव को कैसे भी काटे
जैसे यदि आप देखोगे किसी भी जीव को, जैसे यहां पर आपको दिख रहा पोरीफेरा, जिसका नाम होता है स्पंज। अब इस स्पंज को यदि हम काटने की प्रयास करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम इसको काट पाएंगे या नहीं काट पाएंगे? तो यदि हम काटने की बात करते हैं, डिवीजन की बात करते हैं, तो हम कैसे, कितने टाइप से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं? तो इसको हम क्या ऐसा डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा डिवीजन कर सकते हैं। यदि हम ऐसा डिवीजन करते हैं तो क्या इसका बराबर विभाजन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो क्या हम इसका ऐसा विभाजन कर सकते हैं? तो क्या इसका बराबर विभाजन हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए हम इसको ऐसा विभाजन करना चाह रहे हैं, डिवीजन करना चाह रहे हैं, तो क्या इसका बराबर विभाजन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, तो यहां पर यदि आप देखोगे तो क्या बराबर विभाजन हो रहा है या नहीं? तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से यदि हम देखते हैं, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्पंज को हम जो है सभी सम्मति में सभी तरह से नहीं काट सकते हैं, है ना। हम इसको कैसे भी काटे, ये कभी भी बराबर इसका विभाजन नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल, मतलब जो होता है असममित बोलते हैं, असममित। असममित का मतलब होता है इसको हम बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? आगे बात करते हैं। तो यहां पर असममित ऐसे प्राणी जिन्हें किसी भी तल में केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती, असममित कहलाते हैं। उदाहरण के लिए स्पंज, जिसको हम बोलते हैं पोरीफेरा। दूसरा क्या है? अरीय सममित। अरीय सममित का मतलब होता है जिसको हम केवल दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अरीय सममित। जब केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली किसी भी तल की रेखा प्राणी को शरीर के दो समरूप अर्धशेषों में विभाजित करती है, तो इसे अरिसम्मित कहते हैं। ठीक है, ये किसमें होता है? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, गाइनोडर्मेटा। जैसे मान लीजिए ये मैंने बताया ना कि ये मेरे पास बॉटल है, इसको यदि हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो दो भागों में विभाजित हो जाएगी, और इसको ऐसे भी डिवाइड करते हैं तब भी ये दो भागों में विभाजित होगी, लेकिन दो के अलावा ये तीसरे भाग में विभाजित नहीं होगी। समझ में आया? तो ये आपको कहां देखने को मिल रहा है? यहां पर। ठीक है, तो सॉरी, यहां पर देखोगे तो ये है टिड्डा, जिसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, ठीक है, और इसी को आप देखे होंगे गांव नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? टिड्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिड्डा। अब ये जो टिड्डा है, तो इसको आप देख रहे हो कि इसको यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये दो भागों में विभाजित हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? एस या नो? तो हो रहा भैया, ये दो भागों में विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो दो भागों में कैसे विभाजित हो रहा है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से हम ऐसे यदि इसको विभाजित करते हैं तो आप देखेंगे कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी ये एक भाग ये हुआ और दूसरा भाग ये हुआ, तो इसका शरीर दो भागों में विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके की सिमेट्री को हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री, द्विसम्मिति। ठीक है, तो बायलैटरल सिमेट्री समझ में आया? मतलब हम अपने शरीर में, इसमें हम ह्यूमन भी मान सकते हैं, यहाँ पर आर्थ्रोपोडा भी है और यहाँ पर हम मानव की भी मान कर सकते हैं। मानव जो है, ह्यूमन जो है, उसको भी दो भागों में, बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कहीं से भी नहीं काट सकते हैं कि बराबर भागों में कैसे भी काट दो बराबर भागों में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो ह्यूमन भी किसको शो करता है? बायलैटरल सिमेट्री को शो करता है। इसी तरह से अगला है द्विपार्श्व सममित। कुछ प्राणियों में एक ही तल में केंद्रीय अक्ष से गुजरने पर वाली रेखा शरीर को दो समान रूप दाएं और बाएं भाग में अर्धांशों में बांट सकती है, जिसे द्विपार्श्व सममित कहते हैं। जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा जैसे यहाँ पर है। यदि हम देखते हैं तो एक ही केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली जो रेखा होती है वो इस जीव को बराबर दो भागों में क्या कर रही है? विभाजित किए दे रही है। ये जो है बराबर टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है बेटा? टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दो भागों में जो है विभाजित कर रही है। ठीक है, इन्हीं चीजें समझ में आई।
तो ये जो है कितने भागों में विभाजित कर रही है बेटा, 2 भागों में ये है विभाजित कर रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, जिसको हम बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, इस केस में निडेरिया में जो होता है ये प्रदर्शित होता है। किसमें प्रदर्शित होता है? निडेरिया। किसमें? निडेरिया में। अब उसके बाद यदि यहां पर आपको समझ में आ गया हो तो सममिति कितने टाइप की है? 3 टाइप की सममिति है। एक है असममित, जिसको हम कैसे भी काटे बराबर भागों में विभाजित नहीं होता। एक जो है अरीय सममित, जिसको हम अरी काटने पर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। फिर एक है समद्विपार्श्व, कैसे भी काटो, कैसे भी डायरेक्शन में काटो, हमेशा वो समान 2 भागों में विभाजित होगा ही, इसको हम बोलते हैं समद्विपार्श्व सममिति। ठीक है, अरी सममित को प्रदर्शित करने वाला कौन होता है? स्पंज, जिसको हम बोलते हैं पोरीफेरा। क्या बोलते हैं? पोरीफेरा। जो पोरीफेरा वर्ग के जो जीव होते हैं, बाथ स्पंज, स्पंजोसील, ये होते हैं। फिर जो है अरिसममित कौन प्रदर्शित करता है? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा। और समद्विपार्श्व सममित कौन प्रदर्शित करता है? बायलैटरल सिमेट्री कौन प्रदर्शित करता है? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं, अगला जो है द्विकोरक या त्रिकोरकी संगठन, निडोप्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक कोशिका। मतलब क्या होता है? ओरिजिन लेयर, हमारा जो उत्पत्ति है, हमारे शरीर को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो भ्रूणी स्तर होता है, जिसको हम बोलते हैं जनन स्तर। ठीक है, एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर, एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर, जिसको हम बोलते हैं भ्रूणी जनन स्तर। अब जो भ्रूणी जनन स्तर है, इसके आधार पर जो है हम जीवों को 2 तरह से वर्गीकृत किया गया है। एक ऐसा जिसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और एक ऐसा जिसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? तो जैसे हम देखें, आप पढ़ चुके होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, अब जो है 11th क्लास में आप पढ़ रहे हैं कि आपकी जो त्वचा है, स्किन है, वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहरी परत जो होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, फिर मिडिल वाली जो होती है मेसोडर्मिस, फिर अंदर वाली जो होती है एंडोडर्मिस। यानी बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा, अंतः त्वचा। तो इन बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा और जो है मध्य त्वचा जो होती है, इसी तरह से हमारी जो है जनन लेयर होती है। ठीक है, तो यहां पर जो होती है जनन लेयर जो होती है 3 टाइप की होती है। एक्टोडर्म जो सबसे बाहरी होगी, पहली होगी, मेसोडर्म जो बीच में होती है, एंडोडर्म जो होती है सबसे अंदर होती है। तो इन्हीं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किसी भी जीव को जो है क्या बोला जाता है? द्विकोरकी, जिसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो डिप्लोब्लास्टिक क्या होती है? डिप्लोब्लास्टिक कोशिकाओं में भ्रूणी जनन स्तरों में व्यवस्थित होती है, मतलब 2 भ्रूणी जनन स्तर पाई जाती है। यानी जो डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं उनमें केवल जो है 2 भ्रूणी जनन स्तर पाए जाते हैं, यानी 2 एम्ब्रियोनिक स्टेज पाए जाते हैं, यानी एम्ब्रियोनिक जो है स्तर पाए जाते हैं। पहला एक्टोडर्म और दूसरा जो है एंडोडर्म। इसके बीच में मेसोसील, मेसोग्लिया नामक जो है, ध्यान समझना, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना क्योंकि यहां पर ये पूछा जाता है। मेसोग्लिया एक अविभेदित अनडिफरेंशिएटेड परत उपस्थित होती है। उदाहरण के लिए किसमें देखा जाता है? सिलेंट्रेट्स में। तो यहाँ पर 2 तरह की आपको दिखाई दे रही है ओरिजिन लेयर। तो अब यहाँ पर ओरिजिन लेयर में यदि आप देखोगे तो सबसे बाहरी जो है, जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, क्या होते हैं? ये सबसे बाहरी जो परत होती है इसको हम बेटा बोलते हैं एक्टोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? एक्टोडर्म बोलते हैं। अब ये सबसे अंदर जो होती है इसको हम बोलते हैं एंडोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म बोलते हैं। और इन दोनों के, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में यहाँ पर जो ये पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा लेयर, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मेसोग्लिया। मेसोग्लिया। मेसोग्लिया जो कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो यहाँ पर एक्टोडर्म जो होता है,
और एंडोडर्म जो होता है और मेसोग्लिया जो होती है, ये सभी लेयर अलग अलग टाइप के। तो यहाँ पर देखोगे कि जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है तो क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यहीं के जस्ट बगल में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे बाहरी जो होती है इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं। और इसके जस्ट नीचे वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं मीजोडर्म बोलते हैं, मीजोडर्म बोलते हैं। और उसके जस्ट नीचे जो पाई जाती है बेटा उसको बोलते हैं एंडोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म लेयर है तो आप देख रहे हो कि दोनों में अलग अलग तरीके से है। इसमें यदि हम बात करते हैं तो इसमें केवल दो ही ओरिजिन लेयर है, एक्टोडर्म और जो है एंडोडर्म, लेकिन मेसोडर्म नहीं होती है। लेकिन इसमें आपको तीनों टाइप के दिखेंगे, एक्टोडर्म भी दिखेगी, मेसोडर्म भी दिखेगी और एंडोडर्म। मतलब इसमें जो है तीनों जो है ओरिजिन लेयर जो होती है, उत्पत्ति जो परत पाई जाती है वो तीनों पाई जाती है। बट इसमें ऐसा कोई भी मिडिल लेयर नहीं पाई जाती है। उस मिडिल लेयर मध्य परत के स्थान पर क्या पाया जाता है, मेसोग्लिया नाम की एक परत पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो उत्पत्ति परत है, उत्पत्ति परत के कौन से भाग में जो है, किस उत्पत्ति परत में मीजो जो डर्म होती है वो नहीं पाई जाती है, तो किसमें नहीं होगी, डिप्लोब्लास्टिक में बीजोडर्म जो होती है अनुपस्थित होती है। इतना समझ में आया कि नहीं? अगला देखते हैं। तो उत्पत्ति परत आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद यही करूंगा। ट्रिप्लोप्लास्टिक में यदि देखोगे तो कोशिकाएं की 3 भ्रूणी स्तर, भ्रूणी जनन स्तरों की व्यवस्थित होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। वही चीज अभी हमने आपको बता दिया कि ये 3 परतों में डिवाइड होते हैं। तो ये बेटा हो गया ओरिजिन लेयर। अगला यदि हम बात करते हैं तो अगला जो है गुहा, जिसको हम बोलते हैं सिलोम। क्या बोलते हैं, सिलोम। अब गुहा क्या है, सिलोम क्या है? जैसे बेटा यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि ये बॉटल है आपका, तो इस बॉटल के सराउंडिंग में ये जो है वॉल है और इसके अंदर ये यदि हम देखते हैं, इसको हटा देते हैं तो ये खाली स्थान है। इस खाली स्थान को हम कैविटी बोलेंगे, गुहा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुहा। खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं, कैविटी। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर यदि आप देखोगे तो ये ट्रू कैविटी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम सत्य रूप से है, क्योंकि इसमें हम पानी भर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से मान लीजिए ऐसी हो कि इसमें हम चारों तरफ से कुछ न कुछ इसमें भर दें, लेकिन ये यहां से हम दिखाएं कि इसमें क्या है, गुहा है, लेकिन एक्चुअल में गुहा ना हो, देखने में लगे लेकिन एक्चुअल में ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आभासी गुहा। क्या बोलेंगे, आभासी गुहा। ठीक है, और एक ऐसा हो जिसमें हो ही ना, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अगुही। तो कैविटी के आधार पर, किसके आधार पर, कैविटी के, गुहा के आधार पर जीवों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वर्ग होते हैं? ऐसे जीव जिनमें गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, खाली स्थान पाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं, उन्हें गुहीय जीव बोलते हैं। ठीक है, सिलोमिक एनिमल होते हैं। जिनमें फॉल्स होता है, फॉल्स का मतलब होता है आभासी, होकर भी नहीं होता, उसको हम बोलते हैं आभासी गुहा। और जो हो ही ना, जिसमें कैविटी हो ही ना, उपस्थिति ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगुही बोलेंगे। तो यहां पर उसी बेसिस में आप देखोगे कि गुहा यह देह भित्ति, बॉडी वॉल तथा आहार नाल गट भित्ति के बीच में उपस्थित देह गुहा जो मेसोडर्म द्वारा क्या होती है, स्तरित होती है। प्रगुहा सिलोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर प्राणियों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया है। मतलब जो हमारा पाचन तंत्र है और हमारे शरीर वाला भाग है, इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान होता है, उसको आधार पर जो है उसे हम क्या बोलते हैं, गुहा। और उसके आधार पर जो होते हैं जीव को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। पहला दिया है सिलोमेट। सिलोमेट का मतलब होता है जिसमें सत्य गुहा पाई जाती है, ट्रू कैविटी पाई जाती है। मतलब ये जो है सत्य गुहा इसमें है, मतलब सिलोमेट है। तो यदि हम बात करते हैं वास्तविक गुहा युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। मतलब जिसमें सत्य गुहा पाया जाता है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रगुही प्राणी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, प्रगुही प्राणी कहते हैं। जैसे क्या होता है, एनिलिडा हो गया, मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, गाइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में बच्चा आप भी आते हो, हम सभी आते हैं, ठीक है, आप भी, हम सभी जो है किसमें आते हैं, कॉर्डेटा में आते हैं। तो हमारे शरीर में भी क्या होती है, गुहा पाई जाती है। मतलब यदि हम अपने शरीर को काटें तो अंदर से हमारा शरीर खोखला होगा,
और उस खोखले स्थान को ही हम गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुहा बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। तो अगला क्या है? कूटगुही। कूटगुही का मतलब होता है जिसमें असत्य हो, आभासी हो। बोलते हो कि हम तो पास हो जाएंगे, आप तो आभास कर रहे हो ना, पास तो नहीं हुए ना, फेल हो गए ना। क्यों नहीं हुए? क्योंकि पढ़े नहीं, है ना। तो यहां पर वही है, यहां पर लग तो रहा है कि गुहा है, कैविटी है बस, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्यूडोसिलोमेट, या उसी को हम बोलते हैं कूटगुहिका। वे प्राणी जिनमें मेसोडर्म देह गुहा की स्तरित नहीं होती, मतलब मेसोडर्म नहीं पाई जाती है, और देह गुहा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच बिखरी हो, है ना, थैलियो पाउच के रूप में मौजूद होती है, तो उन्हें कूटगुहिका कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि जब मेसोडर्म ना क्या हो, मेसोडर्म ना हो, मध्य परत ना हो, है ना, तो क्या होता है इसमें जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मतलब बाह्य और आंतरिक परत के बीच में जो है हमारे शरीर के जो रूपीय अंग जो है वो क्या हो, बिखरे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्यूडोसिलोमेट यानी कूटगुहिका कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की देह गुहिका जो होती है स्यूडोसिलोमेट या कूटगुही सीटोसिलोम कहा जाता है। एक इसमें होता है एक्स हेलिमेंथिस में पाया जाता है। जो एक्स हेलिमेंथिस वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें कूटगुहिका उपस्थित होती है। अगुही मतलब जिनमें बिल्कुल गुहा पाई नहीं जाती, जो बिल्कुल खोखले नहीं होते हैं। तो जिन प्राणियों में देह गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें अगुही कहते हैं। जैसे संघ पोरीफेरा, पोरीफेरा प्लेटीहेलमिन्थ्स में जो होता है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब इनमें जो होता है सत्य गुहा यानी गुहा होती ही नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि पोरीफेरा बेटा जो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है ऐसा नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं है? पक्का। आगे बात करें तो यहां पर आपको दिखाया गया है, यहां पर यदि आपको दिखाया जाएगा तो एसिलोमेट का मतलब क्या होता है? अगुही। एसिलोमेट का मतलब क्या होता है? अगुही। अगुही का मतलब होता है जिनमें गुहा उपस्थित नहीं होता है, और इसमें क्या आता है? फ्लैट फ्लैट बाउंड। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म और डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, तीनों होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अगुही। ठीक है, यूसिलोमेट और सीडोसिलोमेट। ठीक है, यूसिलोमेट क्या होता है? ईसिलोमेट का मतलब जिनमें होता है। ठीक, तो यहां पर यदि आप देखोगे तो यहां पर बीच में कोई खाली स्थान नहीं, पूरा भरा हुआ है, लेकिन यहां पर देखोगे खाली स्थान है जिसको हम बोलते हैं सिलोम। क्या बोलते हैं? सिलोम बोलते हैं। ठीक है, यानी जिसको हम बोलते हैं गुहा। तो यदि आप देखते हो कि सीडोसिलोमेट क्या होता है, सीडोसिलोमेट भी आप देख पा रहे हो कि यहां पर क्या है बेटा? मेसोडर्म है, एंडोडर्म है और एक्टोडर्म है। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होती है? आभासी गुहा होती है, और इस आभासी गुहा को ही हम क्या बोलते हैं? स्यूडोसिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्यूडोसिलोम। और एक इसमें होता है गोल क्रेमी में होता है जिसको हम बोलते हैं राउंड वॉर्म। किसमें होता है बेटा? गोल क्रेमी में होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? गोल क्रेमी। तो गोल क्रेमी में क्या पाया जाता है? स्यूडोसिलोमेट पाया जाता है। उसके पहले जो सिलोमेट होता है तो किसमें होता है? एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मिटा और कॉर्डेटा में। और जो एसिलोमेट होता है किसमें होता है? फ्लैट वॉर्म में। इसको फ्लैट वॉर्म को हम बोलते हैं चपटे कृमि। क्या बोलते हैं? चपटे कृमि बोलते हैं। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं है? पक्का आ गए? आगे बात करते हैं। अब ये आपको यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम दिख रहा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ पर यदि आप देखोगे तो सिलोमेट का मतलब क्या होता है? सत्य गुहा, जिसको हम बोलते हैं ट्रू कैविटी। यदि हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये क्या होता है? एक्टोडर्म होता है, बाहर वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? मेसोडर्म बोलते हैं।
और ये अंदर वाला क्या होता है, एंडोडर्म होता है। तो एक्टोडर्म के बाद मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये खाली जगह मिल रही है, इसको हम बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं, सीलोम, जिसको हम बोलते हैं गुहा। ठीक है। अब यहां पर जो है, यहां पर स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है, यहां पर ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं आभासी गुहा। क्या बोलते हैं बेटा, आभासी गुहा। ठीक है। आभासी गुहा का मतलब होता है जो है स्यूडोसिलोमेट। अब इसमें भी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म है, लेकिन मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो है आभासी गुहा, यानी गुहा जैसा तो लग रहा है लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। अब यहां पर यदि आप देखोगे तो यहां पर जो है गुहा अनुपस्थित है, यहां पर आपको केवल क्या देखेगा, एक्टोडर्म मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्टोडर्म मिलेगा और एंडोडर्म मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या है, सिलोमेट, एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट देखने को मिलता है, जिसमें बॉडी कैविटी के आधार पर, शरीर की गुहा के आधार पर हम जीवों को 3 वर्गों में विभाजित किए हैं, सिलोमेट, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट। ठीक है। अगुहिका, गुहिका और अगुहिका, जिनमें गुहिका, आभासी गुहिका उपस्थित होती है। अगला जो है खंडी भवन। खंडी भवन का मतलब होता है सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन का मतलब होता है, जैसे हम हबीस हो गया, अपने आप को देखो, तुम्हारा ये जो है इसको बोलते हैं हेड, इस वाले पार्ट को बोलते हैं नेक, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी। तो तुम्हारा भाग जो है बॉडी पार्ट 3 भाग में डिवाइड है या नहीं, तो इसी को तो बोलते हैं खंडी भवन। मतलब जब शरीर जीव का शरीर कई भागों में विभाजित हो, कई पार्ट्स में डिवाइड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, खंडी भवन। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे सामने आपको दिख रहा है अर्थवर्म, जिसको हम बोलते हैं केचुआ। केचुए के जो शरीर होता है कितने भागों में बांटा होता है, तो यहाँ पर सबसे बाहरी ये वाला भाग होता है मुंह, जिसको आप बोलते हैं माउथ। ठीक है। यहाँ पर जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ वाला जो होता है क्या होता है, शरीर, जिसको बोलते हैं बॉडी, और यहाँ जब से लास्ट में जो होता है एनस होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस जीव का शरीर 3 भागों में विभाजित है, माउथ, बॉडी, एनस। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं खंडी भवन। तो यहाँ पर कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक भागों में की ओर श्रेणी क्रम खंडों में विभाजित होता है, जिन्हें कुछ अंगों को क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार के खंडी भवन को तथा पुनरावृत्ति खंडी को आदिम खंड, या जिसको हम बोलते हैं सोमेट्स कहते हैं। केचुए का शरीर खंडी भवन या खंडी, जिसको बोलते हैं किसको, मेटामेरिक सेगमेंटेशन को दर्शाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है जो बार बार आ जाए। ठीक है। तथा यह घटना विखंडन अवस्था, जिसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, को प्रदर्शित करता है, यानी दर्शाता है या कहलाता है। तो यहाँ पर जो केचुआ है, इसका शरीर जो है अलग अलग भागों में विभाजित है, और ये मेटामेरिक कैरेक्टर को क्या करता है, शो करता है, यानी प्रदर्शित करता है। इन्हीं चीजें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूं। तो ये क्या हो गया बेटा, खंडी भवन हो गया। यदि हम अगला देखते हैं, जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, तो ये आपकी ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो बैकबोन जिसको बोलते हो, उसे बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो आपके शरीर में नोटोकॉर्ड है, आप कॉर्डेट हो, इसीलिए तो बोला जा रहा है कॉर्डेट। कॉर्डेट कहने का मतलब ही है कि आप में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है। बैकबोन उपस्थित है। यदि आपके रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती तो आप कॉर्डेट में आते ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर कॉर्डेट का मेन मतलब होता है, कॉर्डेटा का मेन मतलब होता है रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति, यानी बैकबोन की प्रेजेंस। तो बैकबोन प्रेजेंस है, रीढ़ की हड्डी उपस्थित है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स बोलते हैं। ठीक है। यह मध्य जननेंद्र मतलब मीजोडर्म से उत्पत्ति है। मतलब जो कॉर्डेट्स है, यानी जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड, जो है वो किससे, इसका ओरिजिन किससे होता है बेटा, जनन स्तर, यानी जिसको बोलते हैं मेसोडर्म से होती है। कुछ प्राणियों में यह दंडाकार रॉड शेप होता है। ठीक है। क्या होता है, रॉड शेप होता है। ठीक है। संरचना भ्रूणी विकास के दौरान डोर्सल सतह पर बनती है। ठीक है। पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को जो हम क्या बोलते हैं, रज्जुकी या कॉर्डेट्स कहते हैं। अभी हमने बोला कि आप में यदि रीढ़ की हड्डी है तो उसको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। तथा
पुच्छरज्जु रहित प्राणी को अरुज्जकी या नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मतलब बैकबोन है, उसे हम बोलेंगे कॉर्डेट, और जिनमें नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। उदाहरण के तौर पर आपको दिया गया है पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक जो होते हैं, ये सभी जो होते हैं कैसे होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, अकशेरुक होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं, पक्का। तो ये है क्या, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड यहां पर यदि आप देखोगे तो यहां पर ये आपको दिख रहा है रॉड शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड यानी कशेरुक। ठीक है, तो यहां पर ये रॉड शेप, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेटा, ये है नोटोकॉर्ड। इसी के ऊपर जो होता है डोर्सल नर्व कार्ड जो होती है, इसको हम बोलते हैं नर्व यानी तंत्रिका। ठीक है, अब यहाँ नीचे जो होता है फेलेंजेस होता है, जिसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। इसमें एनस होता है और पोस्ट एनल जो होती है, और माउथ ओपनिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं मुंह। ठीक है, तो ये जो है एक इंसेक्ट्स का जो है, जो नॉन कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स का डेवलपमेंट है, इंसेक्ट है, जिसमें क्या होता है, कॉर्डेट का डेवलपमेंट विकास दिखाया जाता है। जिसमें ये जो कॉर्डेट दिख रहा है, मेरुरज्जु दिख रही है, ये कैसा दिख रहा है, रॉड शेप दिख रहा है, रॉड के आकार का होता है। इन चीजें समझ में आई कि नहीं आई, पक्का आ गई। तो ये है बेटा जीवों का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके आधार पर हम किसी भी जीव को क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो बच्चों, जीवों को वर्गीकरण हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीवों के सभी तरह के लक्षणों को जानने के लिए तथा उनके नेचर को पहचानने के लिए वर्गीकरण करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे हम उनके जैविक विकास के बारे में समझ पाए। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए, हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही फ्यूको एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा प्रदान करें। तो बच्चों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।